जय हिंद एस्पिरेंट्स, आपका फिर से स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर 15 ऐसे एमसीक्यूज जिनकी मदद से मैं कोशिश करूंगा कि आप टॉपिक रिवाइज कर ले। सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। चलिए पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एक्स वेरीज यूनिवर्सली एज द square of y in such a way that if x equal to 1 then y equal to 6, if y equal to 3 then what is the value of x? So x जो है वो वेरी कर रहा है कैसे? इनवर्सली ऑन y स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो x इक्वल टू k बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दो वैल्यूज पे दी हुई है, पहले 1 के लिए दिया हुआ है। तो अगर x 1 है सो आप लिख सकते हैं k बाय वाई 6, सो 6 स्क्वायर, सो k इज इक्वल टू 36। इससे k की वैल्यू आपने निकाल दी, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k की वैल्यू आपने निकाल दी। अच्छा, इसके बाद अगर y इक्वल टू 3 है तब आप x की वैल्यू क्या होगी? तो आपने बना दिया x इक्वल टू k बाय वाई स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू वुड बी 36, k की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू दी हुई है 3, सो 3 स्क्वायर, so this gives you 36 by 9, so x is equal to 4। तो आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। तो क्या था गिवन क्वेश्चन में कि x वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ y, और किस तरीके से वेरी कर रहा है कि अगर x 1 है तो y 6 है। तो उसके थ्रू आपने सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकाल दिया। ये निकालते ही फिर आगे सॉल्व करने से ही x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3, ईच ऑफ देम सेव्स ₹600। इफ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2, देन व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ ए? तो दोनों के मंथली इनकम्स को, ए एंड बी, तो मंथली इनकम्स को मैं लिख सकता हूं 4x और 3x। अच्छा, एक्सपेंडिचर कैसा है? 3:y, सो उसको 3:2, सॉरी 3:2, सो 3y और 2y लिख सकता हूं। अच्छा, दोनों की सेविंग क्या है? 600। अच्छा, ये सीधी सी बात है कि जो आपके पास सेविंग है दैट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसका मतलब 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 600 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 600। मुझे वैल्यू जिसकी निकालनी है दैट इज द मंथली इनकम ऑफ ए, यानी कि मुझे 4 इंटू एक्स निकालना है जो उसकी मंथली इनकम थी। ठीक है, सो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व ऐसे करूंगा कि y एलिमिनेट हो और x की वैल्यू मिले, ताकि सीधा उससे 4x मिल जाए। अदरवाइज अगर मैं x के कोफिशिएंट को पहले इक्वेट करूं, मतलब सेम कर दूं दोनों इक्वेशंस में, और उससे फिर x हटा दूं, y की वैल्यू निकालूं, फिर y की वैल्यू को यूज करके फिर मुझे अगेन किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटर टू गो विथ कि जिसकी वैल्यू चाहिए उसको बचा के रखना है, दूसरे वेरिएबल को सेम कोफिशिएंट करके कैंसिल करना है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंस दिस इज 3 एंड 2, तो इनके कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए उल्टा मल्टीप्लाई करिए, इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, सो ऊपर हो जाएगा 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 1200, और नीचे हो जाएगा 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 1800। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहां माइनस हो गया, ये प्लस, एंड दिस अगेन माइनस, ये पार्ट हो गया कैंसल। 8x माइनस 9x दैट इज माइनस x इज इक्वल टू माइनस 600 आ गया। सो x आ गया आपके पास 600। लेकिन मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इनकम ऑफ a विच इज 4 इंटू एक्स। सो 4x मतलब 4 इंटू 600, 4 इंटू 600 गिव्स यू ₹2400। सो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, 2400 रुपए। ठीक है, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे आप कि आप रेशियो को पहले उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो वो आप निकाल लो पहले, और फिर आप इक्वेशन फॉर्म करके जो आपको रिक्वायर्ड है वहां से उसको निकाल लो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर रहा ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
what number must be added to each of 4, 10, 12 and 24 so that the resulting numbers are in proportion. proportion में रहने का क्या तरीका रहता है कि अगर मैं बोलता हूं a, b, c and d are in proportion, तो इसका मतलब a by b is equal to c by d, और उसको कैसे लिखा जाता है, a is to b, c is to d, इस तरीके से लिखा जाता है सिंपल। तो 4, 10, 12 और 24 में क्या एक नंबर ऐड किया जाए कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए, तो यहां इसी प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को यूज करते हुए 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 24। बस इसको सॉल्व करके आप एक्स निकाल लीजिए। यही वो नंबर है जिसको ऐड करने से 4, 10, 12 और 24 चारों प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा यहां पर 24 इंटू 4 दैट इज 196, ठीक है, प्लस 4x प्लस 24x तो दैट इज 28x प्लस एक्स स्क्वायर। हालांकि एक्स स्क्वायर नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसमें भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 120 प्लस 22x प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड। अच्छा, फिर 28x x माइनस 22x दैट इज 6x और 120 माइनस 96 तो ये 24, 6x इक्वल टू 24 मतलब x इज इक्वल टू 4। यानी कि अगर मैं 4 ऐड करूं सब में तो ये चारों नंबर सब प्रोपोर्शन में आ चुके होंगे, दैट इज 8, 14, 16 और 28, ये चारों प्रोपोर्शन में। आंसर रहा फिर इसका ऑप्शन नंबर डी दैट इज 4, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का डेफिनेशन यूज किया, x वो नंबर मान लिया जो ऐड करने से अब जो गिवन नंबर्स है वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, तो x आपने ऐड करके प्रोपोर्शन की डेफिनेशन यूज करी और उससे x की वैल्यू निकाल दी। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल, लेट y b या y is equal to the sum of two quantities of which one varies directly as x and the other varies other inversely as x। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y is proportional to या y is equal to मैं लिख सकता हूं k into x plus k dash divided by x, so directly on x and inversely on x। और क्योंकि मैंने इक्वल टू साइन कर लिया तो मुझे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k और k डैश मैंने मान लिया, ठीक है। कांस्टेंट्स अलग अलग आएंगे, इसका ध्यान रखना है कि कांस्टेंट्स अलग अलग आएंगे, सेम नहीं आते, ठीक है, क्योंकि एक पे अलग डिपेंड कर रहा है दूसरे पे अलग। सो कांस्टेंट्स विल आल्सो बी डिफरेंट इफ y इक्वल टू 6 व्हेन x इक्वल टू 4। सो y इक्वल टू 6 व्हेन x इक्वल टू 4, सो 4k प्लस k डैश बाय 4, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 10/3 इज इक्वल टू के एक्स, है ना। सो के एक्स मतलब ये हो गया 3k प्लस के डैश बाय 3, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 24 इज इक्वल टू 16k प्लस के डैश, और यहां से आ जाएगा ये 3 यहां मल्टीप्लाई करो 10 इज इक्वल टू 9k प्लस के डैश। दोनों तरफ से आप के डैश की वैल्यूज को इक्वेट करके आप k की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से हो जाएगा 24 माइनस 16k इज इक्वल टू 10 माइनस 9k। अच्छा, फिर इसको सॉल्व किया जाए आगे, तो ये हो गया 14 माइनस 9k प्लस 16k, तो 7k, k की वैल्यू आ गई 2। यानी कि y इक्वल टू किस फॉर्म में आ जाएगा, y इक्वल टू 2x, ठीक है, y इक्वल टू 2x के फॉर्म में आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर या तो सी है या डी है। अब प्लस 8 रहेगा माइनस 8, वो के डैश की वैल्यू बताएगा। सो के डैश के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए आप, यहां पर 24 माइनस 16k या 10 माइनस 9k, इसमें किसी में भी एक में पुट करके देख लो आप। सो 24 माइनस 16 इंटू 2 32, तो माइनस 8 आ रहा है। यहां से भी 10 माइनस 9 इंटू 2 10 माइनस 18 इज माइनस 8, तो इसका मतलब के डैश जो आया वो आया माइनस 8। सो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। y इक्वल टू 2x, के एक्स है ना, सो 2 इंटू एक्स, के की वैल्यू 2 प्लस माइनस 8 बाय एक्स या माइनस 8 बाय एक्स। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो कैसे किया आपने, जिसके प्रोपोर्शनल है जैसे उसको उस फॉर्म में लिखिए, कॉन्स्टेंट्स अलग अलग यूज करिए,
क्योंकि दो अलग अलग क्वांटिटीज के सम पर अलग अलग तरीके से डिपेंड कर रहा है। एक पे डायरेक्टली एक्स पे डिपेंड कर रहा है और उसी के सम पे फिर इनवर्सली पर भी डिपेंड कर रहा है। तो दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स के लिए दो वैल्यूज आपको दी थी, यानी कि दो एक्स की वैल्यूज पर कॉरस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यूज आपको गिवन था, तो उससे दो इक्वेशन बन गई। उससे ये दोनों वेरिएबल आ गए आपके पास के और के डैश, और उससे फिर आपने इक्वेशन वाई और एक्स के बीच का फॉर्म कर लिया, वाई इक्वल टू 2x माइनस 8/x। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, अ पर्सन P started a business with a capital of rupees 2525 2525 and another person Q joined P after some months with a capital of rupees 1200। कुछ महीने बाद Q join हुआ with P। Out of the total annual profit of rupees 1644, P's share was rupees 1212। When did Q join as partners? तो आप ये मानिए कि आपको जो चाहिए उसको x मान लीजिए कि लेट आफ्टर x मंथ्स Q joins। ठीक है, अच्छा, फिर रेशियो फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं आप कि P's इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ P डिवाइडेड बाय Q's इन्वेस्टमेंट इनटू हिज टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने टाइम तक उसका वो पैसा इन्वेस्टेड रहा, विल बी इक्वल टू दोनों के प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट ऑफ P डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ Q। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो P's इन्वेस्टमेंट था 2525, यस, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय उसका टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम एक साल के लिए अगर देखें तो दैट विल बी 12 मंथ्स, ओके, डिवाइडेड बाय, ठीक है। इस तरीके से जब आपको कितने मंथ्स बाद वो ज्वाइन करा, वो आप जब सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो एक साल बाद का दिया हुआ है, दैट इज एनुअल प्रॉफिट ऑफ दिस, तो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट फिर 12 मंथ्स हो गया, ओके। क्योंकि यहां जो रेशियो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1212, क्योंकि वो पी का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 1644 माइनस 1212, यस, अच्छा। यहां पर क्यूज इन्वेस्टमेंट कितना है, 1200 रुपए, और मल्टीप्लाइड बाय, यहां ध्यान दीजिए एक्स मंथ्स बाद वो ज्वाइन करता है, इसका मतलब 12 माइनस एक्स मंथ्स 1200 रुपए इन्वेस्टेड रहा। ठीक है, पी के इन्वेस्टमेंट शुरू करने के एक्स मंथ्स बाद क्यू ज्वाइन हुआ। सो टोटल अगर एक साल का देखा जाए तो 12 महीने, एक्स मंथ्स बाद ज्वाइन करता है, मतलब उसका पैसा, यानी कि जो 1200 रुपए उसने इन्वेस्ट किए, वो सिर्फ 12 माइनस एक्स मंथ्स तक ही लगा रहा। ठीक है, सो दैट इज 12 माइनस एक्स। अब यहां से आपको एक्स निकालना है। ठीक है, चलिए, सो यहां पर ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा 1212 इंटू 1200 होल डिवाइडेड बाय 1200 डिवाइडेड बाय, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो दैट इज 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 2 4, सो 432, 1 माइनस 1 0 इंटू 2525 इंटू 12, ये आपका 12 माइनस एक्स की वैल्यू होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, 12 से ये कैंसिल हो गया 100 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद 5 टाइम्स पे जा सकते हैं, सो दिस विल गिव यू 20, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये दे देगा आपका 505। ठीक है, ओके, देन आप 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, सो 4 5 जार एंड 4 108। ठीक है, 108 करेक्ट। ठीक है, फिर अगेन 4 से किया जा सकता है, 303, एंड देन दिस विल बिकम 4 2 जार 4 2 जार 8 28, सो 27 करेक्ट। अब ये 303 और 505, ये 3 और 5 टाइम्स जा सकता है। ठीक है, ओके, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, 3 और 27 बचा। सो यहाँ नीचे आपका हम्म,
3 and 27, ओके, पांच बार में गया, ठीक है। दिस 5 and this 5 got cancelled। 430 जो है, ओके, 1212 इंटू 1200, अच्छा, ओके ओके, देखिए 12 माइनस एक्स की वैल्यू नहीं होगी ये, दिस विल बी 1/12 माइनस एक्स, करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ कुछ गलत हो गया, देखिए 12 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 2525 इंटू 12 इंटू 432 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 1212, डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 1212, तो 12 माइनस एक्स वहां ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो आपके पास यहां आ रहा है 1/12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/27, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/9, या आपके पास आ रहा है 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, सो एक्स इज इक्वल टू 3। सो आफ्टर 3 months इज व्हाट ही जॉइन्स, ठीक है, ओके। तो क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि पी स्टार्टेड अ बिजनेस और विथ कैपिटल कितना उसके पास 25, सो वो उसका इन्वेस्टमेंट रहा, एंड सिंस प्रॉफिट हम एक साल का देख रहे हैं, सो मल्टीप्लाइड बाय 12 हो गया, डिवाइडेड बाय क्यूज इन्वेस्टमेंट वुड बी 1200 एज गिवन, मल्टीप्लाइड बाय वो कितने मंथ्स तक इन्वेस्टेड रहा, हम मान के चल रहे हैं कि एक्स मंथ्स बाद वो ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि हमने वही हमको निकालना है, व्हेन डिड क्यू ज्वाइन एज पार्टनर। तो हमें ये जानना होगा कि फिर कितने टाइम तक उसका पैसा इन्वेस्टेड था, तो दैट वुड बी 12 माइनस एक्स, तो वो लिख दिया इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ पी डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ पी। तो इसको पुट करने के बाद अब आपको एक्स निकालना था। छोटी सी बस एक गलती हुई, क्या कि 12 माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू, वो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गलत आ गया था, ठीक है, वो फिर करेक्ट कैसे कर लिया, 1/12 माइनस एक्स वहां लिखकर। सो वो जैसे ही लिखा आपने तो 1/9 फॉर्म में आ रहा है, तो उसको आगे सॉल्व किया तो आफ्टर 3 months, या तो x की वैल्यू आ गई 3 months, x की वैल्यू आ गई 3, तो इसका आंसर हो गया आफ्टर 3 months, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर 3 months, if a quantity y varies as the sum of three quantities of which the first varies as x, the second varies as minus x plus x square and third varies as x cube minus x square, then what is y equal to? तो y को फिर कैसे लिखा जा सकता है, इसको देखिए। तो सिंस दे आर कॉन्स्टेंट्स, आप उसको ए बी सी करके मान सकते हो, ठीक है, और एक लास्ट वाले के लिए हम डी ले लेंगे। फॉर द फर्स्ट वन कैसे वेरी कर रहा है, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो मैं उसको ए एक्स मान सकता हूं, ठीक है, जहां ए एक कांस्टेंट है, ठीक है। देन सेकेंड वेरीज एज माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड इट वेरीज एज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो इन तीनों का सम रहेगा आपका y का, और y के लिए फिर वो d टाइम्स ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, x सेकेंड वेरीज एज माइनस एक्स प्लस, तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि y इक्वल टू किस फॉर्म में, व्हाट इज y इक्वल टू, ये पूछा गया है, तो जनरलाइज करके कैसे लिखेंगे आप इसे, देखिए, y इज इक्वल टू एक्स ए डी, अच्छा यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस बी डी, ठीक है, इस फॉर्म में ही आ गया, ठीक है, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये सब बीच में प्लस में ही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के लिए देखिए बी इंटू डी माइनस सी इंटू डी, अच्छा, प्लस एक्स क्यूब सी इंटू डी। तो यहां ध्यान से देखिए आप, एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब आ रहा है, और ये जो एडी माइनस बीडी है, बीडी माइनस सी डी और सी डी, इनको मैं कोई दूसरे कॉन्स्टेंट्स मान सकता हूं। सो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ k इंटू एक्स, जहां k है एडी माइनस बीडी, प्लस l दैट इज bd minus cd, l x square, प्लस cd into x cube, that can be written as mx cube। सो आपका आंसर हो जाएगा ये कि y इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, kx प्लस lx स्क्वायर प्लस mx क्यूब। सो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ठीक है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहां वैसे भी ax x स्क्वायर और इस फॉर्म में ही बनेगा वो,
तो सिंगल फॉर्म में के एक्स क्यूब या के एक्स स्क्वायर या के एक्स जस्ट एक टर्म नहीं हो सकता वहां, क्योंकि पावर्स अलग अलग है, तो तीन अलग अलग टर्म्स आएंगी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A mixture contains milk and water in the ratio 5:1. On adding 5 liters of water, the ratio of milk and water becomes 5:2. What is the quantity of milk in the original mixture? तो पहले मिल्क बाय वाटर क्या था? 5/1। ठीक है, ऑन एडिंग 5 लीटर्स ऑफ, तो इसको मैं मान सकता हूं कि मिल्क वॉज 5x, दिस वॉज मिल्क एंड वाटर वॉज x, ये मैं मान सकता हूं। ठीक है, ओके। सो ऑन एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:2। सो इसका मतलब 5x मिल्क तो उतना ही रहेगा, वाटर आपने 5 लीटर एक्स्ट्रा कर दिया तो x+5 यहां हो गया। अब रेशियो आपका क्या बन गया? 5/2। यानी कि अगेन सेकेंड सिनेरियो में आपने मिल्क बाय वाटर रेशियो फॉर्म में लिखा, दैट यहां अभी क्वेश्चन में वो 5:2 दिया हुआ है। अब आप सॉल्व करके x निकालिए। यही आप ये अगर आप x निकालेंगे तो वो आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट वाज एडेड वही निकाल के देगा। ठीक है, ठीक है, यहां से अगर आप x निकालेंगे तो वो उसी के बराबर है x+5 जो वाटर जितना ऐड हुआ। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये ओरिजिनली वाटर कितना था, सॉरी x। तो हमें लेकिन क्या चाहिए? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर, यानी कि 5x की वैल्यू चाहिए। तो करिए इसको सॉल्व। 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 25, 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5। यानी कि ओरिजिनली भी वाटर 5 लीटर ही था, उसमें 5 लीटर और ऐड किया गया, तो अब फाइनली आपके पास 10 लीटर पानी है। आपको ओरिजिनली क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा है, तो दैट वाज 5x, सो 5x वुड बी 5 into 5, दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, x निकल जाने से सॉल्व नहीं होगा। व्हाट यू नीड टू आल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन इज दैट क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया। आपको पूछा गया था क्वांटिटी ऑफ मिल्क, सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क ओरिजिनली हमने कितना मान लिया था? 5x। तो अगर x निकल गया है, यू नीड टू कैलकुलेट 5x, और 5x ही आपका यहां आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां आंसर हो जाएगा, दैट इज 25 लीटर्स। ठीक है, अगला सवाल। इफ a minus b is to a plus b is 1:5, then what is a square minus b square is to a square plus b square equal to? So a minus b अपॉन a plus b आपको दिया हुआ है। ठीक है, a by b निकालने के लिए आप कॉम्पोनेंट टू डिविडेंड टू फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज a by b, या p by q अगर r by s के बराबर है, तो आप इसको p plus q डिवाइडेड बाय p माइनस q, ये r plus s अपॉन r माइनस s के बराबर होगा। ये हम क्यों करते हैं? जब ऊपर सब्ट्रैक्शन है और नीचे एडिशन है, तो इस तरीके का जो एक्सप्रेशन है वो आपको ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ 2p दे देगा, यहां अगर सॉल्व करें तो 2a दे देगा, और नीचे 2q दे देगा, तो p बाय q आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको अगेन आगे फिर स्क्वायर करके सॉल्व करके फिर अगेन उस पर उल्टी तरीके से हम कॉम्पोनेंट टू डिविडेंड टू फिर लगाएंगे, तो ये रेशियो हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो इसको पहले a प्लस बी बाय a माइनस बी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/1। अब आप कॉम्पोनेंट टू डिविडेंड जो जब यूज करेंगे, सो a प्लस बी प्लस a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस a माइनस बी। सो ये आपके लिए हो जाएगा 5+1 डिवाइडेड बाय 5-1, दैट इज 6/4, या इसको मैं लिख सकता हूं 3/2। ठीक है, तो यहां से इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2a/2b आ जाएगा, तो इसको मैं a by b भी लिख सकता हूं, 2 और 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 3/2। अब आप इनका स्क्वायर कर दीजिए, सो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9/4। अब रिवर्स फॉर्म में इसको अप्लाई करिए। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 9+4 डिवाइडेड बाय 9-4। अब आगे सॉल्व किया तो इसे मुझे यही चाहिए, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर चाहिए होगा, सो 13/5 आ गया यहाँ। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 5/30। क्या ये समझ में आ गया? बिल्कुल। देखिए a माइनस बी बाय ए प्लस बी आपको गिवन था 1/5। उल्टा पहले क्यों किया? ताकि मैं वो सीडी फॉर्मूला या कॉम्पोनेंट टू डिविडेंड जो बोला जाता है वो अप्लाई कर सकूं, ताकि a बाय बी मेरे पास आ जाए। जैसे ही a बाय बी मेरे पास आ गया, अब मैं ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर निकाल सकता हूं और अल्टीमेटली फिर अगेन उसमें सीडी फॉर्मूला लगाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकता हूं। तो वही अप्रोच यूज करते हुए सॉल्व किया तो आंसर आ गया 5/13, दैट इज 5:30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, अगर a:b 2:3 है, b:c is 5:7, c:d is 3:10, then what is a:d equal to? ठीक है, तो 3 पार्ट में है ये। आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, a/d कैन बी सॉल्व्ड आउट बाय यूजिंग a/b इंटू b/c इंटू c/d। तो b और b कैंसिल हो गया, c एंड c कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली दिस इज a/d। अब आप सारे रेशियोज को लिख दो, 2/3 इंटू 5/7 इंटू 3/10। इसको सॉल्व कर लो, 3 और 3 कैंसल्ड, 5 और ये 2, 2 अगेन 2 विथ कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू 1:7। ठीक है, अगर आपको ये बोला होता a:d तो आपने निकाल दिया। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि a:b:c:d, बताइए क्या होगा? a:b:c:d क्या होगा? तो उस केस में आप क्या करते हैं, a:b तो आपको दिया हुआ है 2:3। ठीक है, अब आप जब b:c लिखेंगे तब ऊपर वाले b को आप रेप्लिकेट करेंगे कि उस फॉर्म में होना चाहिए आपका। ठीक है, b:c यहां पर क्या है, 5:7। तो या तो ऊपर वाले को इक्वेट करो या नीचे वाले को। तो सेम नंबर लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको यहां पर, ठीक है, ये तो 1:7 आ गया। ठीक है, a:b is 2:3, b:c इक्वल टू 5:7। तो यहां b और b सेम आ रहा है, इनको सेम बनाइए। तो सेम बनाने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई करिए। सो ये हो गया यहां पर 10:15 और ये यहां पर हो गया 15:, यहां आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, 15:21। अच्छा, फिर c:d, ये आपके पास कितना गिवन है, 3:10। तो यहां से c को कॉमन करना पड़ेगा। तो आप किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से, ताकि 21 बन जाए। सो 21:, यहां 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70। सो a:b:c:d कैसे लिखेंगे फिर, 10:15:21:70। ये आपके पास आ गया a:b:c:d। ठीक है, क्लियर है? यानी कि जब आपके पास ऐसे ब्रोकन फॉर्म में रेशियोज दिए हुए a:b, b:c, c:d, तो आप देखेंगे कि हर दो रेशियो के बीच एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कॉमन है। a:b और b:c में b कॉमन है। सो इस b को इक्वल बनाइए, क्योंकि जैसे ही आपने उसको इक्वल बना दिया तो उसको मैं फिर एक बार लिख सकता हूं। तो जब मैं a:b, c:d चारों के लिए लिखूंगा तो उसे मैं एक बार लिख दूंगा। तो उसके 15 के कॉरस्पॉन्डिंग a मेरा 10 है और c मेरा 21 है। अब c के कॉरस्पॉन्डिंग फिर मैं b और d को लिखूंगा। तो 21 के कॉरस्पॉन्डिंग वो 15 था, यहां इसको अगेन मैंने 21 बनाया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग d बन गया 70। तो अब मैं साथ में लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये तरीका है साथ में लिखने का। ठीक है, और यहां से भी आप a:d लिख सकते हैं 10:70, यहां देख लीजिए 10:70, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी 1:7 आ जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। A milkman claims to sell milk at its cost price only, but he is making a profit of 20%. वो बोल तो रहा है कि सही दूध बेच रहा हूं मैं, और मैं जितने में मुझे मिलता है मैं उतने में ही बेच रहा हूं, लेकिन वो फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है क्योंकि वो कुछ ना कुछ पानी फिर भी मिला रहा है। तो टिपिकल सिनेरियो ऐसा होता ही है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर? तो इसमें मिल्क का परसेंटेज कितना है? सो ये जो अमाउंट ऑफ मिल्क है इसको मनीटरी टर्म्स पर भी रेशियो के फॉर्म में निकाला जा सकता है कि जितना मिल्क उसमें होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मिल्क के कॉरस्पॉन्डिंग हम अमाउंट जो प्राइस है उसको निकाल लेंगे, तो उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा।
तो जैसे मान लीजिए कि जिस प्राइस पे उसको पड़ता है दैट इज ₹Z, ठीक है, ₹X, वाई टू कंसिडर Z, लेट X। सो X रुपीज में अगर मिल्क का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और वाटर जो है वो मिक्स कैसे करेगा वो देखिए, और सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा, वाटर मिक्सिंग का देखेंगे अभी हम। सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा, 20% प्रॉफिट, मतलब X 1 + 20/100 या 1 + 1/5 लिख सकता हूं, सो दैट मीन्स ₹6/5x, ठीक है। अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपने बता दिया। अच्छा, ये जो कॉस्ट प्राइस है ये सिर्फ मिल्क का है, और ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें मिल्क में वाटर भी एडेड है। यस, इसमें मिल्क में वाटर भी एडेड है। अच्छा, तो अगर सिर्फ मिल्क का परसेंटेज जानना है, सो दैट वुड बी अमाउंट के रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, या रेशियो ऑफ कितना अमाउंट में कितना मिल्क है, दैट इज रेशियो ऑफ, आप बोल सकते हैं इसको रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइसेस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हो, कॉस्ट प्राइसेस हो, उनका रेशियो के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्योर मिल्क का था, तो उसमें मिल्क के लिए फिर हम जब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो दैट वुड बी X डिवाइडेड बाय, अच्छा, इसमें मिल्क प्लस वाटर है तो टोटल मिक्सचर आपका ये है 6/5x, तो 6/5x ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा आपके पास द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर आपके पास 6/5x के कॉरेस्पॉन्डिंगली है, ठीक है। अच्छा, इसको आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया, 5/6 इंटू 100, आगे सॉल्व करें तो 200/6, सॉरी 500/6, सो दैट इज 250/3%। सो आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर बी, 250/3%, ठीक है। तो ध्यान किस बात का रखना है कि रेशियो वॉल्यूम का प्राइसेस के रेशियो के बराबर रहेगा। मिल्क के कॉरेस्पॉन्डिंग जो अमाउंट है उसको अगर मैं x मान रहा हूं, तो मिल्क प्लस वाटर मिलाने पर जो अमाउंट बना दैट इज 6/5x। सो मिल्क कितना है मेरे पास पूरे मिक्सचर में, दैट वुड बी x डिवाइडेड बाय टोटल जो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो उसका प्राइस है दैट इज 6/5x। तो ये रेशियो मेरे वॉल्यूम के रेशियो का भी सेम होगा, दैट इज मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर, ठीक है। तो वो किया इंटू 100 किया तो उस तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये रेशियो इस तरीके से सेम रह जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसका आंसर रहेगा फिर ऑप्शन नंबर बी, 250/3%। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगर A/B है 3/5 और B/C 7/8, तो 2A/3B/7C पूछा है आपसे। सो A/B से आप B के फॉर्म में A को अगर एक्सप्रेस करें तो A इक्वल टू 3/5B, ठीक है, और B/C से 7/8, यहां से अगर मैं C की वैल्यू करूं तो दैट वुड बी 8/7B। ये क्यों किया, ताकि A/B/C ये हमारे पास आ जाए वैल्यू, ठीक है, और फिर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और श्योर। A/B/C आप निकाल लीजिए, ये यहां पर डायरेक्टली यहां से A आपने B के टर्म्स में निकाल दिया, B वैसे ही रहेगा, और C यहां पर आप सीधा वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 3/5, तो दैट इज 6/5B इज टू 3B इज टू 7C, तो दैट इज 7 से 1 कैंसिल हो गया तो 8B आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6/5 इज टू 3 इज टू 8। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, सो 6:15:40, तो ये आपका आंसर है। क्योंकि आपको ऑप्शंस में कहीं पर भी ABC कुछ नहीं आ रहा, तो आप सेम फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। A को आपने 6/5B लिख दिया, ठीक है, बाय A/B इज 3/5, और वो फिर क्यों हो गया, क्योंकि 2A/3B/7C पूछा है। अच्छा, फिर B/C 7/8 दिया है, तो वहां से C निकाल दिया, और फिर इवेंचुअली ABC तीनों को वैल्यूज को लिखा आपने इन अ सिंगल वेरिएबल B, ताकि B हट जाए। आगे फिर आपने सॉल्व किया तो 6:15:40 आ गया आपके पास आंसर। तो ये रहा आपके पास आंसर, ऑप्शन नंबर C, 6:15:40।
आगे बढ़ा जाए। इन एन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन, ठीक है, हाफ ऑफ द वुमेन आर मैरिड, ठीक है, 1/3 वुमेन है, 2/3 मेन हो गए, हाफ इनमें से मैरिड है, ठीक है, तो बाकी के हाफ आर अनमैरिड, 1/3 ऑफ इन इस मैरिड में 1/3 के अपने बच्चे हैं, दैट इज दे द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। इफ 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड and 1/3 of the married men have children, then what is the ratio of married women to married men? ठीक है, married women to married men पूछा है, they have not asked married women having children to married men, या चिल्ड्रन का कोई रेशियो का फॉर्म नहीं है। सो चिल्ड्रन का जिनके चिल्ड्रंस हैं उनका नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, हम टोटल को एक्स मान लेते हैं, टोटल स्टाफ इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से आपके पास वुमेन कितने होंगे, 1/3, सो 1/3 ऑफ एक्स, ठीक है, और मेल फिर अपने आप हो जाएंगे 2/3 ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये वुमेन में मैरिड कितने हैं वो बताइए। हाफ ऑफ देम आर मैरिड, तो इन वुमेन में से हाफ मैरिड है, तो दैट इज 1/6 ऑफ एक्स, ठीक है, सिर्फ मैरिड का ही देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन 2/3 जो मेल्स हैं जो मैरिड है, नो, जो 2/3 मेल्स हैं इनमें मैरिड कितने हैं, 3/4 ऑफ मेन आर मैरिड, तो 3/4 2/3 ऑफ एक्स। अच्छा, यहां से 3 and 3 कैंसल, दिस इज इक्वल टू हाफ एक्स। सो मैरिड वुमेन इज 1/6 एक्स, मैरिड मैन इज हाफ एक्स। तो जो पूछा है बस उतना ही निकालिए, फिर आगे चिल्ड्रन के लिए सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, बिकॉज दे हैव नॉट आस्क्ड यू एनीथिंग कि मैरिड वुमेन हैविंग चिल्ड्रन और मैरिड मैन हैविंग चिल्ड्रन, उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया गया। सो ये हो जाएगा 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। सो आंसर आपके पास हो गया 1:3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बस जो क्वेश्चन में पूछा है उतना आप सॉल्व करिए और उनसे आंसर आप निकाल लीजिए, ठीक है। अगला सवाल, कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। तो दैट इज, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट बोल दीजिए इज प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर, ठीक है, या आप लिख सकते हैं कॉस्ट इज इक्वल टू के इंटू वेट स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा, तो डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस, 4 पीस में वो टूट गया, और उन 4 पीसेस का वेट्स कैसा है, 1:2:3:4, ठीक है। अगर ये जो ब्रोकन पार्ट है, फॉर श्योर इफ द लॉस इन टोटल वैल्यू ऑफ द डायमंड वॉज ₹70,000, तो लॉस ब्रोकन होने की वजह से हुआ। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल डायमंड, ठीक है। सो 1:2:3:4 अगर है, तो वेट को मैं मान सकता हूं, वेट्स को x, 2x, 3x और 4x। अच्छा, सो इन टोटल ये जो वेट्स हैं, इन वेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास कॉस्ट होगी, दैट इज के डब्ल्यू स्क्वायर लगा के मैं निकालूंगा, उसका जो सम होगा दैट वुड बी 70,000, ठीक है। वो 70,000 होगा या नहीं, नहीं वो 70,000 नहीं होगा, वाई, बिकॉज लॉस इज 70,000, लॉस यानी कि जितने में अब जो है मेरे पास, अब जो मेरे पास बचा है वो या जो टोटल है उसमें से जो ब्रेक हो गया, उसमें से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा दैट शुड गिव मी 70,000। तो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइसेस क्या क्या होंगे, के एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेट इज 2x, so that would be k इंटू 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा k इंटू 3x होल स्क्वायर, ठीक है, जो भी वेट है उसका स्क्वायर करना है, तो वेट ही आपके पास x, 2x, 3x और 4x है, ठीक है। अच्छा, अब आप इनका ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर, आप कॉमन ले लो, 1+4+9+16, तो ये कितना हो गया, 25+4 29+1 30 के एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर ओरिजिनल डायमंड की बात करी जाए तो उसका प्राइस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। सो जो ओरिजिनल डायमंड है वो इन्हीं पीसेस से बना हुआ है, तो इन पीसेस के वेट का टोटल करना पड़ेगा, दैट इज के इंटू x + 2x + 3x + 4x
होल स्क्वायर, so that is equal to k into 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 10, so 10x whole square, so that gives you 100 kx square. तो ये ओरिजिनल डायमंड है, इसमें से जब ये ब्रेक हुआ तब 30 kx स्क्वायर उसका प्राइस बन गया। तो लॉस कितना हुआ, जो ओरिजिनल डायमंड का प्राइस था माइनस ब्रेक होके अब जो प्राइस है, ठीक है। सो लॉस इन प्राइस विल बी गिवन एज द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस, सो 100 kx स्क्वायर माइनस 30 kx स्क्वायर विल गिव यू 70,000, ठीक है। 30 kx स्क्वायर क्यों 70,000 के बराबर नहीं हुआ, बिकॉज ब्रोकन पीसेस का अब जो प्राइस है वो लॉस नहीं है। लॉस कौन सा होगा कि पहले ओरिजिनली जो मेरे पास उसका कॉस्ट था माइनस अब टूटने के बाद जो मेरे पास कॉस्ट है, इनका सब्ट्रैक्शन विल गिव मी द लॉस, कि ये पैसा वेस्ट हुआ, ये पैसा टूटने की वजह से चला गया, ठीक है। टूट के कहीं और कुछ पीसेस और भी होंगे जो अब बिक नहीं पा रहे, दे कैन नॉट सेल दैट, सो वो पार्ट मेरा लॉस रहा। तो यहां से सॉल्व करने पर 70 kx स्क्वायर आ गया 70,000। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस मतलब मुझे यही निकालना है, क्वेश्चन बोला है व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल डायमंड, तो मुझे इसी को निकालना है 100 kx स्क्वायर। तो kx स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, तो यहां से आ रहा है आपके पास kx स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। तो यहां से इसको निकालते हैं 100 इंटू 1000, दैट इज 1 लाख। तो आपके पास आंसर रहा फिर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ₹1 लाख, ठीक है। सो अगर इसमें क्वेश्चन में करना क्या था, जिस वेट डायमंड जिसमें टूट कर अब जो मेरे पास जो वेट्स हैं उसके 4 पीसेस में टूट गया है, इनके जो वेट्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट निकालनी थी डायमंड की। और ओरिजिनली ये चारों 4 पीस में टुकड़ा है, मतलब चारों 4 पीसेस में टूटा है, तो उस वजह से अगर ये सब जुड़े होते तो वो उसकी ओरिजिनल डायमंड की कॉस्ट होती, तो वो कॉस्ट माइनस ये टूटने के बाद जो कॉस्ट है इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो दैट विल बी इक्वल टू माय लॉस, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन टू बी 70,000। तो उससे इक्वेट करके आपने ओरिजिनल डायमंड में जो दो वेरिएबल्स आ रहे थे के और एक्स, तो के एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, उसको जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया ओरिजिनल डायमंड का प्राइस आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते, तो इसका आंसर रहा 1 लाख। अगला सवाल, अगर A is to B, B is to C, C is to D और D is to E इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको B is to E पूछा गया। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। यहां आप डायरेक्टली B is to C, दैट इज B by C इंटू C by D इंटू D by E भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। और मान लीजिए अगर आपको A is to B is to C is to D is to E अगर निकालना होता तो क्या करते हैं आप सबको सेम लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है 1:2, अच्छा उसके बाद कितना है B:C 3:4, तो इनको सेम लाना पड़ेगा, तो दैट मीन्स 3:6 ये हो जाएगा। अच्छा यहां पर 3:2 दैट इज 6, 6:2 यहां पर हो जाएगा, इंटू 2 हो रहा था 8। अच्छा फिर ये अब सेम आ गया आपका, तो A:B:C आप लिख सकते हैं 3:6:8, ठीक है। अच्छा फिर C:D कितना दिया हुआ है 2:3, यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। एक के नीचे एक लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसी फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन में, A:B, B:C, C:D इस फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा 2:3, तो यहां 8 बनाना है तो यहां इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, C को सेम लाने के लिए, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 8:12। अच्छा फिर D:2 इज 3:4। अच्छा अब इसको 12 है, इसको 3 को 12 बनाना है, सो 3:4, सो 12:60। सो A:2B:C:D:E आपका हो जाएगा 3:6:8:12:60। तो इस तरीके से आप A से E तक निकाल लेंगे आराम से। और B:E अगर निकालना है तो यहां से निकाल लीजिए 6:16। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है 3:8, ठीक है। यहां से भी आ जाएगा, इसको भी डायरेक्ट करके सॉल्व करने आप कर सकते हैं। B/C इज 3/4
मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ठीक है, 3 and 3 कैंसल, देन अगेन 2, दिस 2 टाइम्स, तो 3/4 into 2, so that is 3/8. so ये इसका आंसर है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा, ठीक है, 3:8, ठीक है। चलिए, इसका आंसर रहा फिर 3:8। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ये रहा, an alloy A contains 2 elements, copper and tin, in the ratio of 2:3, whereas an alloy B contains the same elements in the ratio of 3:4। ठीक है, तो रेशियोज अलग अलग है कॉपर और टिन का, एक एलॉय ए है एक एलॉय बी है, ठीक है। इफ 20 kg of alloy A, 28 kg of alloy B and some more pure copper are mixed to form a third alloy C, which now contains copper and tin in the ratio of 6:7, then what is the quantity of pure copper mixed in the alloy C? सो एलॉय ए और एलॉय बी में आपको ये दिया हुआ है कि 20 kg और 28 kg आपने यूज किया हुआ है टू मेक एन एलॉय सी। सो उसमें आप कॉपर और टिन डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल लो, ठीक है। इसमें प्लस कॉपर ऑफ सम कॉपर पार्ट, दैट इज उसको आप एक्स मान लो। ये जब आप कॉपर और टिन का एलॉय सी के लिए इसका रेशियो करोगे, उसको इक्वेट कर देंगे हम 6/7 से, तो उससे फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यही आपको पूछा गया, ठीक है। तो जो पूछा है उसे x मान लिया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एलॉय ए के लिए कॉपर कितना रहेगा और टिन कितना रहेगा ये बताइए। तो अगर 20 kg है और 3:4 में डिवाइड करना है, सॉरी 2:3 में डिवाइड करना है, सो पहला हो जाएगा यहां पर कॉपर हो जाएगा आपके पास 8 kg और टिन आपके पास हो जाएगा 12 kg। ये कैसे निकाल सकते हैं आप, जो आपके पास रेशियो है, जैसे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2/2 + 3 जो रेशियोज है उनका सम मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल आपको गिवन है कि 20 किलो को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इंटू 20। सो 2/5 into 20, 5 this 4 into 2 gives you 8 kg। सिमिलरली या तो इसको इसी तरीके से आप 12 kg निकाल लो या 20 में से माइनस कर लो, तो ये अच्छा। एलॉय बी में से कितना कितना यूज कर रहे हैं वो देखते हैं, कॉपर एंड टिन। सो एलॉय बी के लिए है आपका 28 kg यूज किया गया है और रेशियो है 3:4। सो 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 28, तो कॉपर रहेगा 12 kg और 16 kg रहेगा आपका टिन। सो ये किस रेशियो में डिवाइडेड है, 3:4, ठीक है, 3:4 फॉर्म में, और सम इसका 28 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कॉपर वाले का सम अगर मैं करूं, दैट इज 8 + 12 + x, है ना। 8 + 12 + x डिवाइडेड बाय ये x क्या है, वही जो मैंने माना, दैट इज प्योर कॉपर जो ऐड हुआ, ठीक है। तो टोटल कॉपर डिवाइडेड बाय टोटल टिन, सो 12 + 16, 12 + 16, और ऊपर क्या ऐड हुआ, 8 + 12 + x, दिस इज इक्वल टू 6/7। बस फॉर्म हो गया इक्वेशन। अब यहां से x निकालना है, सो यहां 20 + x हो जाएगा, तो दैट इज 140 + 7x इज इक्वल टू 28 into 6, so that is 168। 7x is equal to, that is 168 minus 140, so that is 28, x is equal to 4। so इसका मतलब 4 किलो का प्योर कॉपर मिक्स किया गया, ताकि अब एलॉय सी में जो कॉपर टू टिन रेशियो हो वो 6:7 बने। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को भी। तो इसका आंसर रहा 4 kg। चलिए, तो ये थे 15 MCQs ऑन द टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आई होप आपका कुछ हद तक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हुए हो। आप इसी तरीके से बने रहिए, हमारे चैनल पर और भी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।